नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, अल्पकाल के दौरान उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, उत्पादन के सभी कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा, बी, स्थिर कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा, सी, परिवर्ती कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकाल के दौरान उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है परिवर्ती कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन अवधि का मतलब उस अवधि से या उस समय से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादक के पास समय कम होता है। अर्थात अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तित साधनों जैसे श्रम की इकाइयों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो श्रम को अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन के रूप में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से अल्पकाल में पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक, प्लांट का आकार स्थिर अपरिवर्तित साधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अल्पकाल में जो है श्रम को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो परिवर्तित कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा जो है अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। परिवर्तित कारक क्या होगा? श्रम होगा। तो श्रम का प्रयोग करके हम अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है। सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, कुल उत्पादन, कोई नहीं। तो परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 का। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या है, इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं जिससे एक बेहतर समझ विकसित हो जाए उत्पादन के बारे में। तो कुल उत्पादन क्या है? किसी एक समयावधि में उत्पादन के तमाम साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाता है? कुल उत्पादन कहलाता है। या कह सकते हैं कुल उत्पादन निश्चित समयावधि में उत्पादन के साधनों को प्रयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसी को ही कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन की गणना 2 प्रकार से की जाती है। एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादकों या उत्पादों को जोड़कर, और औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से गुणा करके कुल उत्पादन निकाला जा सकता है। जो टीपी बराबर हो जाएगा सिग्मा एमपी, मतलब सीमांत उत्पादक की इकाइयों को जोड़कर टोटल प्रोडक्शन निकाला गया है। और टीपी क्या होगा? एपी एवरेज प्रोडक्शन गुणे एन, साधन की इकाइयाँ। तो सिग्मा एमपी कुल उत्पादन को दर्शाता है। या भी सूत्र पूछा जा सकता है कि सिग्मा एमपी क्या दर्शा रहा है। तो सिग्मा एमपी या समेशन एमपी जो है कुल उत्पादन को दर्शाता है। अगर एवरेज प्रोडक्शन की बात की जाए तो एवरेज प्रोडक्शन क्या है? तो कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम साधन की औसत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। तो एपी बराबर हो जाएगा टीपी अपान एन। टीपी अपान एन, टीपी हम लोग कैसे निकाले थे? टीपी बराबर सिग्मा एमपी की मदद से निकाले थे, जिसमें टीपी क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या हो जाएगी। अर्थात परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या से टोटल प्रोडक्शन को भाग देने पर एवरेज प्रोडक्शन निकालता है। इसी प्रकार से
टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? सिग्मा एम पी की बदौलत सभी सीमांत प्रोडक्ट का जोड़ ही टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। अब एक बचा है सीमांत मार्जिनल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन तो किसी परिवर्तनशील या साधन की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो एम पी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी पी अपान डेल्टा एल। इसके अलावा और दूसरा सूत्र क्या होगा एम पी बराबर निकालने का? यही पूछा जाता है। एम पी बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, यह सूत्र पूछा जाता है, जिसमें टी पी एन बराबर क्या होगा? साधन एन इकाई का कुल उत्पादन हो जाएगा और टी पी एन माइनस वन हो जाएगा साधन की एन माइनस वन इकाई का कुल उत्पादन हो जाएगा। और एम पी बराबर क्या होता है? डेल्टा टी पी अपान डेल्टा एल, मतलब श्रम की संख्या में परिवर्तन बटे टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन या अनुपात की बात मार्जिनल प्रोडक्शन में की जाती है। तो यह कुछ जानकारी टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन के बारे में थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है दीर्घकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में कारक अनुपात होता है कैसा? स्थिर, परिवर्ती, ना तो ए ना तो बी, ए तथा बी दोनों सही हैं। तो क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में कारक अनुपात जो है वह स्थिर होता है। क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो एम पी का सूत्र पूछा गया है, तो एम पी बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन है। टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, तो यह गलत हो जाएगा। ए गलत है। बी टी पी बराबर, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो एम पी बराबर डेल्टा टी पी अपान डेल्टा एल हो जाएगा, यह सही है। 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न समीकरणों में कौन सा सही है? तो 5 नंबर में समीकरण ए पी बराबर क्यू अपान एल, एम पी बराबर डेल्टा क्यू, तो ए पी बराबर क्यू अपान एल, या कह सकते हैं टी पी टोटल प्रोडक्शन अपान एन, कुल उत्पादन या कुल मात्रा बटे श्रम की इकाइयों की संख्या या परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या, और परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को श्रम की सहायता से मापा जाता है। श्रम को ही परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ कहा जाता है। तो टी पी अपान एन हो जाएगा। ए पी बराबर टी पी अपान एन हो जाएगा। तो ए सही, ए का है सही, हाँ ए सही हो जाएगा। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उत्पादन 100 इकाई है तथा परिवर्ती कारक की इकाई 4 है तो औसत उत्पादन क्या होगा? तो औसत उत्पादन निकालने के लिए ए पी बराबर होता है टी पी अपान एन। टी पी कितना है? 100 दिखा रहा है और एन दिखा रहा है 4, तो हो जाएगा 25, और 25 है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए डी सही हो जाएगा 6 का। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उत्पाद वक्र होता है। सीमांत उत्पाद वक्र किस आकार का होता है पूछा गया है? विपरीत यू आकार का वक्र, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, कोई नहीं। तो सीमांत उत्पाद वक्र अंग्रेजी के यू आकार, उल्टे यू आकार का होता है। सीमांत उत्पाद वक्र जो है वह अंग्रेजी के उल्टे यू आकार का होता है। अंग्रेजी का उल्टा यू आकार कैसे बनेगा? या कैसे विपरीत यू आकार का होगा, यह भी सही है। तो अंग्रेजी का सीधा यू आकार अंग्रेजी का ये हो जाएगा, तो अंग्रेजी का उल्टा यू आकार ये हो जाएगा। तो एम पी ऐसे बनेगा। तो ऐसे बना के देखते हैं एम पी क्या बता रहा है। ये यहाँ से निकला और ये एम पी बन गया, x 0 y, और ये एम पी दिखा रहा है।
तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो एमपी क्या बता रहा है, एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयों को ले लिया जाएगा और वाई अक्ष पर प्रोडक्शन को ले लिया जाएगा। तो जैसे जैसे अगर श्रम की इकाइयाँ बढ़ाती जाएंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा एमपी पर। अगर श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर एमपी क्या होगा, प्रारंभ में तो बढ़ेगा, ये प्रारंभ में बढ़ेगा जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ेंगी। फिर क्या होगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, घटना प्रारंभ हो जाएगा और एमपी घटते घटते क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और फिर ऋणात्मक हो जाएगा, या नीचे चला गया, एक्स अक्ष के नीचे चला गया। तो कहा जा सकता है एमपी बढ़ेगा, शीर्ष पर होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से एमपी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार का बन जाएगा, यह एमपी का आरेख हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, सीमांत उत्पाद वक्र कैसा होता है, तो विपरीत यू आकार का होता है। अगर एपी की बात की जाए कैसा होगा, तो एपी भी ऐसा ही होगा, एपी भी एपी, लेकिन एमपी और एपी में थोड़ा सा अंतर है। एमपी क्या होता है, वह जीरो भी हो जाता है और निगेटिव भी हो जाता है। एपी क्या होगा, ना जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा। जैसे जैसे क्या होगा, श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जाएगी, एपी प्रारंभ में बढ़ता है, शीर्ष पर पहुंचता है, फिर घटने लगता है, और एपी घटता तो है पर क्या होता है, शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। एपी भी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार का ही होता है। अगर बात की जाए टोटल प्रोडक्शन की, तो टोटल प्रोडक्शन ये टोटल प्रोडक्शन का आरेख है। क्या होगा, प्रारंभ में टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, फिर क्या होगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा, घटना प्रारंभ हो जाएगा, फिर शीर्ष पे पहुंचेगा और शीर्ष के बाद घटना प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने पर टीपी पहले क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर शीर्ष पर पहुँचता है, फिर क्या होता है, घटना प्रारंभ होता है। पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर घटती दर से बढ़ेगा और फिर शीर्ष पे पहुंच जाएगा, फिर घटना प्रारंभ हो जाएगा और यह 3 ढाल वाला हो जाएगा। कौन सा आरेख है, टीपी 3 ढाल वाला हो जाएगा। तो एमपी, एपी और टीपी, इन तीनों के आरेख कैसे बनेंगे और किस आकार के होंगे, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली इसी में। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि बिंदु के बिंदु कहाँ है, तो के बिंदु यहाँ है, तो यह नति परिवर्तन का बिंदु होगा। तो नति परिवर्तन सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर स्थिर रहता है, बी कीमत ए आर बराबर एम आर होती है, एम आर वक्र ए आर वक्र से नीचे होता है, ए तथा बी दोनों सही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत बराबर ए आर बराबर एम आर होती है, बी सही हो जाएगा 9 का। पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताओं एवं परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा की बात की जाए तो ऐसी बाजार जिसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं, उससे क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। रॉबिन्सन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि जिस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्णतः लोचदार का मतलब हुआ एक्स अक्ष के समांतर, जिसमें मांग की लोच अनंत होती है। तो कि रॉबिन्सन कहते हैं जिस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उससे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। गिफिन इसी प्रकार परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे क्या कहते हैं, यह अनंत हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण यह विशेषता पाई जाती है। इस बाजार में कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है तथा परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत ग्रहण करता या प्राइस टेकर होती है, पीटी प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की मांग पूर्णतः लोचदार होती है,
मांग लोचदार होने के पीछे कारण है क्रेता विक्रेता की संख्या का अधिक होना तथा सभी क्रेता विक्रेता कीमत ग्रहणकर्ता होती हैं, इसलिए क्या होती है, मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न सहजाती होती हैं। अगर मांग की आड़ी लोच की बात की जाए तो अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MRSXY बराबर 1 होती है। अगर परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता एवं विक्रेताओं को सभी आर्थिक सूचनाओं की जानकारी होती है, कोई बाह्य हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है, साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में साधनों का शोषण नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता से फर्में बाजार में क्या होती हैं, ज़्यादा प्रवेश कर जाती हैं, इससे असामान्य लाभ सामान्य लाभ की स्थिति में पहुंच जाता है। तो अगर संतुलन की बात की जाए या लाभ की बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में अल्पकाल में सामान्य लाभ, हानि एवं असामान्य लाभ तीनों कंडीशन प्राप्त होती हैं तथा दीर्घकाल में फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है। तो निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है, इसमें सही है AR बराबर P/Q/Q, AR बराबर P/Q/Q, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है परमाणु ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का, जल ऊर्जा का। तो भारत में अगर ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन में अंश जो है ताप ऊर्जा का है और ताप ऊर्जा का योगदान 62% के आसपास है 2022 के अनुसार। अगर परमाणु ऊर्जा की बात की जाए, नाभिकीय ऊर्जा की बात की जाए तो 1.70% नाभिकीय ऊर्जा का योगदान है। अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में योगदान 13.52% है और पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो 10.10% का योगदान है। बायोमास ऊर्जा की अगर बात की जाए तो 2.55% का योगदान है। अगर मुख्य रूप से विद्युत स्थापित क्षमता की बात की जाए तो 62% सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा का योगदान है, 27% नवीकरणीय ऊर्जा, 27.5% नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है, जिसमें सौर ऊर्जा 13%, पवन ऊर्जा 10%, बायोमास ऊर्जा 2.55% के योगदान के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसके बाद जल विद्युत का योगदान 11.70% है और नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 1.70% है। विश्व में नाभिकीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में अमेरिका प्रथम देश पे है। अगर पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात की जाए तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के पहले अभी 1 साल पहले गुजरात का स्थान था। यह लेटेस्ट या जल्दी ही परिवर्तित हुआ है। और अगर देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात की जाए तो सर्वप्रथम या पहले नंबर पर जर्मनी का स्थान आता है और भारत 5वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान राजस्थान है और विश्व में शीर्ष स्थान जो है चीन देश का है। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है और देश की अगर बात की जाए तो अमेरिका है तथा जल ऊर्जा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है और देश में कनाडा पहले स्थान पे है। तो यह ऊर्जा के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो याद करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है। कृषि आगत, भूमि जोतों का उच्चतम सीमा, काश्तकारी सुधार, बिचौलियों का उन्मूलन। तो भूमि सुधार में भूमि जोतों का उच्चतम या कह सकते हैं चकबंदी या मेड़बंदी, काश्तकारी सुधार भी किया गया था और बिचौलियों का उन्मूलन भी किया गया था। यही 3 किए गए थे।
कृषि आगत में कोई सुधार नहीं किया गया था। भूमि सुधार से कृषि आगत संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ बैंकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ बैंकों की स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो मिलाने पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तो इसको देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 ए का 1948 किस ऑप्शन में है? डी। डी का मतलब 4 से, ए का मिलान होगा 4 से, तो सी और डी में है अभी तक। फिर भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड 1955 में स्थापित हुआ था। 1955 ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी। फिर अगला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, ये सी का मिलान हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, बी से। बी कहिए या दो कहिए? तो अगला भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1963 में स्थापित हुई थी, ए। 4 का ए से मिलान हो जाएगा, तो 4 का ए से मिलान, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का अनाज सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो भारत में अगर अनाज के उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगर राज्यों में 1, 2, 3 क्रम में शीर्ष राज्य देखे जाएं तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 13.62% चावल का उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे यूपी है, 12.80% का उत्पादन कर रहा है। फिर पंजाब है जो 9.96% का उत्पादन कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब चावल उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। अगर गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, फिर पंजाब और फिर हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता है। तो भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ए चावल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की सीमा है। तो 2020 के अनुसार लघु उद्योगों की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया और यह परिवर्तन निवेश और टर्नओवर के आधार पर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में दोनों में एक जैसा कर दिया गया था। तो सूक्ष्म उद्योग में अगर निवेश 1 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। चाहे वह फैक्ट्री या वह कंपनी विनिर्माण क्षेत्र की हो या सेवा क्षेत्र की भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, अगर 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। अगर 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ तक 5 से 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो उसे लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का क्या है, निवेश है और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो उसे मध्यम उद्योग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है, वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा, तो विनिर्माण क्षेत्र में 5 से 10, तो 10 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, आय असमानता को दूर करने के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निजी क्षेत्र, लघु एवं कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग। तो आय एवं असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र MSME अर्थात लघु एवं कुटीर उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए सर्वोच्च संस्था है? सिडबी, SBI, IDBI, कोई नहीं। तो भारत में कृषि के लिए सर्वोच्च संस्था का नाम जो है वह है कोई नहीं। कोई नहीं संस्था नहीं है, इन ऑप्शनों में कोई नहीं है। बाकी संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड कृषि को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो नाबार्ड ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। मुद्रा योजना कब लागू की गई? तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी और 8 अप्रैल 2015 ए ऑप्शन में है। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा योजना की अधिकृत पूंजी जो है वह 100 करोड़ रुपए है और चुकता पूंजी
750 करोड़ रुपये है। अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 750 करोड़ रुपये है। अगर लघु उद्योग नाबार्ड योजना में ऋण की श्रेणियों की बात की जाए तो शिशु, किशोर और तरुण योजना के अंतर्गत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। शिशु उद्योग में 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। किशोर उद्योग में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और तरुण उद्योग में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार से 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसके उद्देश्य क्या है मेक इन इंडिया प्रारंभ करने के, और लक्ष्य क्या हैं, जान लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अगर लक्ष्यों की बात की जाए तो भारत को वैश्विक विनिर्माण का हब बनाना, वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना, और विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना तथा धारणीय विकास को सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य था। अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो निवेश को सुविधाजनक बनाना, नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना और विनिर्माण से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, या कह सकते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना प्रारंभ जो है वह 25 सितंबर 2014 को की गई थी। और 2014 है नहीं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक का कार्य कृषि एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति तक ही सीमित है? तो नाबार्ड का कार्य जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति तक ही सीमित है, बी सही है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो मुद्रा योजना की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु है? तो शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु 5 वर्ष ली जाती है। 5 वर्ष नहीं, 1 वर्ष ली जाती है। और 5 वर्ष बाल मृत्यु के लिए गणना करते समय ली जाती है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और 1000 जीवित शिशुओं पर मृत्यु होने वाले शिशुओं की संख्या 34 है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर 48 एमपी में है, सबसे कम 7 केरल में है, और गोवा में 8 है, नागालैंड में 4 है शिशु मृत्यु दर। अगर बाल मृत्यु दर की बात की जाए तो 1000 जन्मे बच्चों पर 5 वर्ष 0 से 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? बाल मृत्यु दर। और सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर जो है उड़ीसा में है, 33 प्रति हज़ार। तो शिशु मृत्यु दर के लिए 1 वर्ष अधिकतम वर्ष रखा गया है, और बाल मृत्यु दर के लिए 5 वर्ष अधिकतम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति हजार है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या द्वारा लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 2011 के अनुसार? 943। अगर राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो केरल में 1084 लिंगानुपात है, अर्थात कह सकते हैं 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, अर्थात 84 महिलाएं ज़्यादा हैं। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो 877 हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर बिहार में लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार में 918 लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं बिहार में।
सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, जहाँ 1015 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात भागलपुर और मुंगेर में है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात भागलपुर मुंगेर में है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक रोजेंस्टीन रोडान हैं। ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया? तो निम्न संतुलन पास रोडान, रॉबिन्सन, लुईस, कोई नहीं। तो कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, नेल्सन द्वारा दिया गया था। नेल्सन ऑप्शन में है नहीं। अगला, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व को रखा गया है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों में। विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। IBRD, IDA, मीगा, ADB, एशियन डेवलपमेंट विश्व बैंक की संस्था नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस की राजधानी में है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 27 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया और यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।